नमस्कार मित्रों। भारत के संविधान में पिछले वीडियो में हमने समता के अधिकार के बारे में अध्ययन किया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 समता के अधिकार के बारे में बताता है, जबकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक जिन अधिकारों का वर्णन किया गया है उन्हें स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। जैसा कि नाम से ही विदित है, स्वतंत्रता का अधिकार का अर्थ है ऐसे अधिकार जो व्यक्ति को स्वतंत्र बनने में सहायता करते हों। स्वतंत्रता क्या है, यह एक बहुत व्यापक विषय है। स्वतंत्रता के बारे में एक बहुत अच्छी सी डिफिनीशन है जो कही जाती है कि आपकी स्वतंत्रता वहाँ से शुरू होती है जहाँ से आपकी छड़ी घुमाने की स्वतंत्रता वहाँ से समाप्त हो जाती है जहाँ से मेरी नाक शुरू होती है। इसका मतलब स्वतंत्रता का अर्थ है कोई भी व्यक्ति अपने तरीके से जीवन जी सकता है, लेकिन उसके उस जीवन जीने से दूसरे किसी के उसी तरह के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। यानी यदि किसी व्यक्ति के कार्य से किसी दूसरे व्यक्ति के उसी तरह के कार्यों का हनन नहीं होता है तो उसे स्वतंत्रता के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये तो पॉलिटी की बात हुई। पॉलिटी में जो हमारे पॉलिटिकल साइंस के मित्र हैं वो स्वतंत्रता के बारे में उन्होंने बढ़िया से अध्ययन किया होगा। अभी हम लोग संविधान की बात कर रहे हैं तो आते हैं स्वतंत्रता के अधिकार पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 19। संविधान का अनुच्छेद 19 जो है वो वाक स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद 19 को अगर आप देखेंगे तो अनुच्छेद 19 में लिखा है वाक स्वातंत्र्य आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। मैं एक बार अनुच्छेद 19(1) पढ़ देता हूं, फिर मैं इसको आपको आगे बताऊंगा। अनुच्छेद 19(1) अगर आप देखेंगे तो उसमें कहा गया है सभी नागरिकों को का वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का, खा में शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का, गा में संगम संघ या सहकारी समिति बनाने का, घा में भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का और अंगा में किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने का, छा में कोई वृत्ति उपजीविका व्यापार या कारोबार करने का अधिकार होगा। इसका मतलब अनुच्छेद 19(1) स्वतंत्रताएं देता है जो अनुच्छेद 19(1) का, खा, गा, घा, अंगा और छा में दी गई हैं। ध्यान दीजिएगा मित्रों। स्वतंत्रता के अधिकार के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं आपको दी गई हैं। 19(1) चा संविधान में आप देखेंगे तो वहां पर लोप है। अनुच्छेद 19(1) चा लोप है। अनुच्छेद 19(1) चा में जो संपत्ति का अधिकार था उसे लोप कर दिया गया था। ठीक है ना। तो हम जरा देखेंगे कि ये किस प्रकार के अधिकार हैं और इनको क्यों दिया गया है। ठीक है ना। तो अनुच्छेद 19(1) का की बात करते हैं। अनुच्छेद 19(1) का कहता है वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। मित्रों, वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक बहुत ही व्यापक अधिकार है। जब हम वाक स्वातंत्र की बात करते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस, तो यहाँ पर केवल बोलने की आज़ादी की बात नहीं है। ध्यान से समझिएगा। जब आप बोलने की आज़ादी की बात करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि केवल बात मुंह से बोलने की हो रही है, केवल ओरली स्पीकिंग की बात हो रही है। अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब है कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को, अपने भावों को किसी भी संचार माध्यम से प्रकट कर सकता है। अगर वो बोल सकता है तो बोल कर करे, अगर वो नहीं बोल सकता है, मोर जब बादल आते हैं तो अपनी प्रसन्नता को नृत्य करके व्यक्त करता है, तो यह भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मोर, यहाँ यह अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो सभी नागरिकों को दी गई है। तो मोर कोई नागरिक नहीं है, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि इसमें कोई नृत्य कला के माध्यम से भी अभिव्यक्त कर सकता है, कोई पोस्टर बना करके अभिव्यक्त कर सकता है, कोई नाटक के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकता है अपनी बातों को, कोई लेख लिख करके अभिव्यक्त कर सकता है। तो दृश्य, श्रव्य या किसी भी माध्यम से अगर कोई अभिव्यक्त करता है तो अनुच्छेद 19(1) का के तहत उसे फंडामेंटल राइट में रखा गया है।
आइए बात करते हैं प्रेस की स्वतंत्रता की। भारत में अनुच्छेद 19(1) का के अंतर्गत ही प्रेस की स्वतंत्रता भी निहित मानी जाती है। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार अलग से कहीं भी भारतीय संविधान में वर्णन नहीं किया गया है। अगर क्वेश्चन आएगा कि प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में निहित मानी जाती है, तो अनुच्छेद 19(1) का में जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, उसी में प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। और यह जो है साकल पेपर्स वाद 1962 में ऐसा डिसीजन दिया था माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा। इसी प्रकार ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 19(1) का में जिस प्रकार बोलने की स्वतंत्रता है, उसी प्रकार चुप रहने का अधिकार भी है। मित्रों, इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986 के बाद में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह डिसीजन दिया गया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में चुप रहने का अधिकार भी है। अगर मैं अपनी बात नहीं करना चाहता हूं, मैं नहीं कहना चाहता हूं, मैं चुप रहना चाहता हूं, मैं चुप रहकर भी अपने को अभिव्यक्त कर सकता हूं। यह मुझे अनुच्छेद 19(1) का के तहत राइट दिया गया है। इसी प्रकार नवीन जिंदलवाद 2004 में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का जो अधिकार है, उसे भी अनुच्छेद 19(1) का में निहित माना गया है। तो अनुच्छेद 19(1) का बहुत व्यापक है, लेकिन अनुच्छेद 19(1) का पर प्रतिबंध है। कौन कौन से प्रतिबंध हैं हम देखते हैं। अनुच्छेद 19(1) का पर जो प्रतिबंध है वो अनुच्छेद 19(2) में दिए गए हैं, और ये प्रतिबंध 8 प्रकार के हैं। मित्रों ध्यान दीजिएगा, पहला प्रतिबंध है भारत की प्रभुता और अखंडता। अगर आपकी अभिव्यक्ति, आपकी वाक भारत की प्रभुता और अखंडता को बाधित करती है, भारत तेरे टुकड़े होंगे, क्या इसमें अखंडता की बात हो रही? नहीं मित्रों, इसमें भारत को खंडित करने की बात हो रही। क्या इसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहा जा सकता? नहीं, यह फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। इसमें इसे कतई भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं कहा जा सकता। दूसरा है राज्य की सुरक्षा। अगर आपका स्टेटमेंट राज्य की सुरक्षा को बाधित करता है, मान लीजिए आप फोर्स में है और आपने कोई ऐसी जानकारी शेयर कर दी जो राज्य की सुरक्षा को खतरा पहुंचाता है, निश्चित रूप से यह अनुच्छेद 19(1) का के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं मानी जाएगी। विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, हमारे बहुत सारे देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध है। कोई व्यक्ति ऐसा स्टेटमेंट देता है जिससे विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बाधित हो सकते हैं, तो उसे अनुच्छेद 19(1) का के अधीन स्वतंत्रता नहीं कहा जाएगा। लोक व्यवस्था, सार्वजनिक व्यवस्था या लोक व्यवस्था को बिगाड़ने वाला कोई ऐसा वक्तव्य दे रहा है जिससे समाज में हिंसा फैल जा रही है, लोक व्यवस्था बिगड़ जा रही है, तो वह भी व्यक्ति जो अभिव्यक्त है वह अनुच्छेद 19(1) का के तहत वाक की स्वतंत्रता नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार शिष्टाचार या सदाचार के खिलाफ कोई बात कही जा रही है, न्यायालय की, माननीय न्यायालय की अवमानना की जा रही है, मान हानि किसी की जा रही है, या अपराध को बढ़ावा देने वाला कथन कहा जा रहा है, इन सभी को अनुच्छेद 19(2) के तहत अनुच्छेद 19(1) का पर प्रतिबंध स्वरूप माना गया है। तो ये 8 हैं, इनको आप याद रखिएगा, ये 8 ही हैं, 9 नहीं है कोई। तो ध्यान रखिएगा, ये 8 ही प्रतिबंध हैं, नवा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 19(1) का के बाद आते हैं अनुच्छेद 19 खा में। खा जो है शांतिपूर्वक और बिना हथियार के सम्मेलन करने का अधिकार देता है। आप सम्मेलन करना है, आप करिए, शांतिपूर्ण होना चाहिए और बिना हथियार के होना चाहिए। हथियारों के साथ में सम्मेलन नहीं कर सकते कि आप हथियार लेकर के चले आ रहे हैं सम्मेलन करने के लिए। अगर हथियार लेकर के सम्मेलन कर रहे हैं तो फिर वह अनुच्छेद 19(1) खा का उल्लंघन माना जाएगा। मित्रों, अनुच्छेद 19(1) खा के बारे में मैं आपको बता दूं, इसके लिए जो प्रतिबंध हैं वो अनुच्छेद 19(3) में दिए गए हैं, और इसमें केवल 2 प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए हैं। एक तो भारत की प्रभुता और अखंडता। भाई आप सम्मेलन कर रहे हैं, आप शांतिपूर्वक भी हैं, आप बिना हथियार के हैं, लेकिन आप सम्मेलन में भारत की प्रभुता और अखंडता के खिलाफ बात कर रहे हैं, आप लोक व्यवस्था को बिगाड़ने वाली बात कर रहे हैं, आपके सम्मेलन में ऐसा कोई वक्तव्य है, ऐसा कोई काम किया जा रहा है, तो वह सम्मेलन को रोक दिया जाएगा। इसमें विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, मैंने नोट करके लिख दिया है, सिखों का जो कृपाण लेकर चलना है या अनुच्छेद 19 का उल्लंघन नहीं माना जाता है, या धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत उन्हें प्राप्त है। अनुच्छेद 19(1) गा, अनुच्छेद 19(1) गा में संगम, संघ या सहकारी समिति, सहकारी समिति जो है इसे 2012 में संविधान में डाला गया, 97वें संविधान संशोधन द्वारा। तो संगम, संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार जो है अनुच्छेद 19(1) गा में दिया गया है, और इस पर जो प्रतिबंध है ये 19(4) में दिए गए हैं। तो एक तो भारत की प्रभुता और अखंडता है, सब पे है, लोक व्यवस्था है, तीसरा सदाचार है। आप कोई ऐसा संगम, ऐसा संघ या ऐसी सहकारी समिति नहीं बना सकते हैं जो सदाचार के खिलाफ हो, ठीक है ना। तो इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। अनुच्छेद 19(1) घा जो है, इसमें भारत के राज्य क्षेत्र में सभी जगह बिना बाधा के घूमने का अधिकार दिया गया। भारत के राज्य क्षेत्र में आप बिना बाधा के घूम सकते हैं,
और अनुच्छेद 19(1) अंगा में भारत के राज्य क्षेत्र के किसी विभाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार दिया गया है। तो देखिएगा, घा और अंगा में, घा में जो है सभी जगह आप घूम सकते हैं और अंगा में सभी जगह निवास कर सकते हैं, बस सकते हैं। लेकिन इसमें जो प्रतिबंध है वो किस में है? इसमें जो प्रतिबंध है वह आपको दिए गए हैं अनुच्छेद 19(5) में। तो अनुच्छेद 19(5) में जो प्रतिबंध दिए गए हैं वो केवल 2 प्रकार के प्रतिबंध हैं। एक साधारण जनता के हितों में, यानी आप घूम रहे हैं लेकिन साधारण जनता को हो सकता है आपके घूमने से समस्या हो तो आपको रोका जा सकता है। दूसरा, कोई ऐसी जगह है जहाँ कोई ट्राइब रहती है, अंडमान निकोबार द्वीप में कई ऐसे द्वीप हैं जहाँ पे ट्राइब रहते हैं, तो उन ट्राइबों के हितों को देखते हुए वहाँ घूमने पर रोक लगाई गई। यानी या तो जनता के हित में होना चाहिए, जैसे कई बार आपको इसलिए रोका जाता है कि पता चला कि आप चले गए घूमते घूमते ऐसी जगह पर, रेलवे पटरी पे घूम रहे हैं, अब रेलवे पटरी पे घूम रहे हैं तो वहाँ पे आपकी जान को खतरा है ना, तो जनता के हितों में प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और दूसरा, अनुसूचित जनजाति के हितों में, जहाँ पे कोई शेड्यूल्ड ट्राइब है जिसको विशेष कंजर्वेशन दिया गया है तो वहाँ पर उसके हित में प्रतिबंध लगाए जाते हैं। मित्रों, अनुच्छेद 19(1) छा में कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार दिया गया है। कोई भी आप वृत्ति कर सकते हैं, कोई भी उपजीविका कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं। इस पे जो प्रतिबंध लगाया गया है वो साधारण जनता के हितों में लगाया गया है। मित्रों, इसमें ध्यान रखने वाली 2 बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। पहली चीज, राज्य या प्रतिबंध लगा सकता है कि कोई विशेष व्यापार अगर आपको करना है, कोई विशेष कारोबार करना है तो उसके लिए तकनीकी अर्हता होनी चाहिए। जैसे डॉक्टर, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि गए 4 दवा सीख गए और अपना मेडिकल कॉलेज खोल के बैठ गए, नहीं, आपको पहले विधिवत तकनीकी रूप से डिग्री लेनी पड़ेगी डॉक्टरी की, उसके बाद आप खोलिए। इसी प्रकार लॉ प्रोफेशंस हैं, ऐसा नहीं कि आपको 4 कानून की किताब पढ़ ली अब जाके प्रैक्टिस करने लगे, उसके लिए आपको बाकायदा लीगल प्रोफेशनल होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये राज्य के ऊपर है कि वह कोई भी तकनीकी अर्हता लगा सकता है। जैसे ग्रुप सी की भर्तियों के लिए CCC की अनिवार्यता कर दी गई, तो ये जो है ये अनुच्छेद 19(1) छा के तहत है। दूसरी चीज, राज्य किसी विशेष व्यापार या निगम को पूर्णतः आंशिक रूप से सरकारी क्षेत्र में रख सकता है। यद्यपि किसी को कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता है, लेकिन राज्य ये कह सकता है कि ये जो व्यापार है केवल सरकार करेगी। जैसे शराब का व्यापार है, उसके लाइसेंस सरकार देती है, गन का व्यापार है, उसके लाइसेंस सरकार देती है, ठीक है ना। इसी तरह कुछ और चीजें, जैसे वेश्यावृत्ति है, वेश्यावृत्ति को व्यापार नहीं माना गया है। अब आप कह दीजिए कि नहीं, संविधान में तो लिखा है कि कोई भी वृत्ति हम कर सकते हैं। हाँ, कोई भी वृत्ति आप कर सकते हैं, लेकिन वेश्यावृत्ति जो है वह साधारण जनता के हितों में नहीं मानी जाती है, उसे अपराध के अंतर्गत रखा गया है। तो ये था मित्रों अनुच्छेद 19, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन प्रायः पूछे जाते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता वाला तो बहुत एकदम फेवरेट क्वेश्चन है, तो इसको आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 जो है वह अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति है जिस पर किसी अपराध को करने का आरोप लगाया गया है, तो केवल आरोप से तो कोई अपराधी हो नहीं जाता है, इसलिए उसको संविधान द्वारा कुछ सुरक्षा दी गई, कुछ संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 20 को मैं एक बार पढ़ रहा हूं, इसको फिर मैं आगे समझाऊंगा। अनुच्छेद 20(1) कहता है, कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई काम जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है या उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा, जो उस अपराध के किए जाने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती थी। काफ़ी टफ है, हो सकता आपको समझ में आया हो या न समझ में आया, मैं आपको समझाता हूँ इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है, सबसे पहला है, इसे कहते हैं कार्येतर विधियों से संरक्षण। अंग्रेजी में इसको कहा गया है प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। कहने का मतलब क्या है, किसी व्यक्ति ने अपराध किया तो अपराध करने के समय जो कानून था, ठीक है ना, अगर अपराध करने के समय किसी दिए गए कानून में, अपराध करने के समय अगर किसी दिए गए कानून के तहत, ठीक है ना, कोई व्यक्ति दोषी है, अब जिस समय अपराध किया गया उस समय कोई ऐसा कानून जरूर होना चाहिए जिस कानून में उस घटना को अपराध माना जाए, ठीक है ना, तभी उसे
अपराधी माना जाएगा अगर उसने कोई ऐसा अपराध नहीं किया है जो उस समय कानून के अधीन अपराध नहीं था। तो ऐसा नहीं होगा कि बाद में कानून बना करके उसको अपराधी ठहरा दिया जाए। बात समझ रहे हैं? मान लीजिए कोई व्यक्ति ने एक अपराध किया, ठीक, थोड़ी देर के लिए हम बात करते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया, लेकिन हमारे वहाँ किसी भी किताब में, किसी भी विधि की किताब में, सीआरपीसी, आईपीसी में उस अपराध का कोई वर्णन नहीं है, ठीक है ना। जैसे साइबर क्राइम, साइबर क्राइम को आज अपराध की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है, लेकिन पहले साइबर क्राइम किसी भी प्रकार अपराध की श्रेणी में नहीं था। अब अगर कोई आदमी साइबर क्राइम करता हुआ गिरफ्तार हो जाता तो उसे सजा देने के लिए हमारे पास कोई भी धारा नहीं थी। तो पहला पॉइंट ये कहता है कि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जो उस कार्य को करते समय लागू किसी विधि के अधीन अपराध है, ठीक है ना। और उसे उससे अधिक दंड नहीं दिया जाएगा जो उस समय दिया जाता था। मान लीजिए कि एक आदमी ने सन 2000 में एक अपराध किया और उस अपराध के लिए 2 साल की सजा थी। जिस समय उसको सजा सुनाई जा रही थी उसी बीच में कानून बन गया और उस अपराध के लिए 4 साल की सजा हो गई। तो ऐसा नहीं होगा कि कानून बीच में बन गया तो उसको 4 साल की सजा दे दी जाए, उसे 2 ही साल की सजा दी जाएगी, क्योंकि जिस समय उसने अपराध किया उस समय जो सजा थी वो 2 साल की थी। तो इसको कहते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। दूसरा जो है 20 में, उसे कहते हैं दोहरे दंड से संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी। दोहरे दंड से संरक्षण क्या है? किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। मतलब एक ही अपराध के लिए ये नहीं कि बार बार उसको पकड़ ला रहे हैं। एक बार उसने चोरी की, उसको अभियोजन किए, उसको दंडित कर दिए, अब एक ही बार अभियोजित करो, एक ही बार दंडित करो। अब ऐसा ना हो कि उसको सजा नहीं हो पाई उस बार किसी तरह किसी कारणवश, तो दोबारा फिर उसी अपराध में एक मुकदमा बना करके जेल में डाल दिए। नहीं, ऐसा नहीं है। एक ही बार आप अभियोजित कर सकते हैं और एक ही बार उसको दंडित कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको ध्यान से समझिएगा, दोनों चीजों में एक ही बार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक अपराध के लिए उसको 2 बार अभियोजित कर दिया या एक बार अभियोजित किया 2 बार दंड दे दिया। तो इसको आप विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी। कुछ लोग कहते हैं कि जब किसी एक आदमी को मारने की सजा, फांसी की सजा है तो 10 अपराध कर दो। नहीं, उसका वो मतलब नहीं है। अगर आपने 10 हत्या की है तो वो प्रत्येक हत्या एक अलग अपराध है, उसका विचारण अलग होगा। आपको 10 अपराधों की अलग अलग सजा होगी। और कई बार हो सकता है न्यायाधीश या नियम बना दे कि जब एक अपराध की सजा पूरी होगी तब आपको दूसरा अपराध की सजा शुरू होगी। इसलिए कई बार लोग जो है इस तरह की बातें करते हैं, तो इस तरह की बातों के चक्कर में मत रहिएगा, अपराध मत करिएगा भाई। तो इसमें सिर्फ ये कहा गया है कि अगर आपने वन टाइम कोई अपराध किया है तो उसके लिए जो सजा होगी या अभियोजन होगा वो एक ही बार होगा, ठीक है ना। तीसरा है आत्म अभिशासन से संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इनक्रिमिनेशन। इसका मतलब क्या है? किसी अपराध के लिए जो अभियुक्त व्यक्ति है उसको अपने विरुद्ध एविडेंस होने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा, उसे बाध्य नहीं किया जाएगा कि अपने खिलाफ एविडेंस दो। फिल्मों में दिखाते हैं मार मार के उससे एविडेंस को बोलते हैं, हाँ बताओ कहाँ एविडेंस है। ये नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे संविधान में अनुच्छेद 20(3) में दिया गया है कि किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर वो सेल्फ बताने के लिए तैयार है तो बता सकता है, ठीक है ना। तो इसमें जरा 2-3 चीजें मैंने नोट में डाली है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आप कई कंफ्यूजन से बच जाएंगे। सबसे पहली चीज, दंड को कम करने वाली अगर कोई विधि है तो वो लागू की जा सकती है। जैसे जिस समय अपराध किया गया उस समय उस अपराध के लिए जो सजा थी वो 7 साल थी, लेकिन जिस समय सजा सुनाई गई उसी अपराध के लिए 3 साल की सजा हो गई। तो अब उस व्यक्ति को 7 की बजाय कितने साल की सजा देनी चाहिए? 3 साल की देनी चाहिए। तो अगर कोई सजा कम हो रही है तो वो की जा सकती है। जो है इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये न्यायिक कार्रवाइयों पर प्राप्त है, विभागीय पर नहीं है। मतलब किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित दंडित नहीं किया जाएगा, बिल्कुल सही है, लेकिन उसी एक ही अपराध के लिए उसको 2 अलग अलग दंड दिए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है, उसने कोई अपराध कर दिया, ऐसा अपराध कर दिया जो सीआरपीसी आईपीसी में दंडनीय है, तो उसको 2 दंड दिए जा सकते हैं। किस तरह से? उसको एक विभागीय दंड दिया जा सकता है कि उसको उसकी नौकरी से निकाल दिया गया,
दूसरा दंड क्या है कि उसके खिलाफ मुकदमा चलेगा, जो सजा होगी वो जेल जाएगा। तो 2 प्रकार के दंड उसको दिए जा सकते हैं, ठीक है ना। तीसरा है कोई अभियुक्त स्वेच्छा से, मैंने आपको बता ही दिया कि स्वेच्छा से साक्ष्य दे सकता है, किसी को फोर्स नहीं किया जाएगा लेकिन स्वेच्छा से साक्ष्य दे सकता है। ये पता नहीं क्या कर रहा है, टू पूट है, स्वेच्छा से साक्ष्य दे सकता है। हाँ, पॉलीग्राफ टेस्ट और डीएनए टेस्ट के बारे में आपको बता दूं। ये पॉलीग्राफ टेस्ट और डीएनए टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट क्या होता है मित्रों पता है? एक झूठ पकड़ने वाली मशीन होती है, कहा जाता है आप झूठ बोलोगे तो पकड़ लेगी, पॉलीग्राफ मशीन कहते हैं। एक डीएनए टेस्ट होता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया है कि जो पॉलीग्राफ टेस्ट है, ठीक है ना, उसको अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन माना गया है क्योंकि अनुच्छेद 20(3) क्या कह रहा है कि किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो जो पॉलीग्राफ टेस्ट है वो ऐसा कोई टेस्ट नहीं है, बहुत विश्वसनीय टेस्ट नहीं है, इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसको अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन माना है। जो डीएनए टेस्ट है उसको 20(3) का उल्लंघन नहीं माना गया है। मतलब किसी व्यक्ति को फोर्स किया जा सकता है कि आप डीएनए टेस्ट कराइए, वो ये नहीं कह सकता कि अनुच्छेद 20(3) के अधीन हमको फोर्स नहीं किया जा सकता। डीएनए टेस्ट अगर किसी का कराया जा रहा तो 20(3) का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, क्योंकि डीएनए टेस्ट जो है वो 100% सही होता है। डीएनए टेस्ट कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उसमें जो है कोई कंसेप्शन हो कि नहीं ऐसा हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। डीएनए टेस्ट जो है वो पूरी तरह से साइंटिफिक है और उसके आधार पर अगर जरूरत पड़ रही है तो उसको फोर्स किया जा सकता है व्यक्ति को कि आप डीएनए टेस्ट कराइए। आपको एनडी तिवारी साहब वाला मामला पता ही है कि उनको फोर्स किया गया कि आप डीएनए टेस्ट कराइए। बाद में जब डीएनए टेस्ट कराया गया तो फिर वो जिन्होंने दावा किया था वो उनके पुत्र निकले। तो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह क्लियर कहा गया है कि जो डीएनए टेस्ट है वो अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन नहीं है, लेकिन पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अनुच्छेद 21 पे। अनुच्छेद 21 मित्रों मैं कहूँगा कि संविधान में जितने भी अनुच्छेद हैं उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा व्यापक जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 21 है। मैं अनुच्छेद 21 को पढ़ता हूँ, बहुत छोटा सा अनुच्छेद है। लिखा है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अंग्रेजी में पढ़ेंगे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। क्या है ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण? मित्रों यह संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में से एक है। इसे आप मैग्ना कार्टा कह सकते हैं संविधान का। ये कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण से या उसकी दैहिक स्वतंत्रता से अगर वंचित करना है तो कैसे आप वंचित कर सकते हैं? आप वंचित कर सकते हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से। इसका मतलब अगर विधि में कोई प्रक्रिया स्थापित करके किसी व्यक्ति से उसके प्राण लिए जा रहे हैं तो लिए जा सकते हैं। यही अनुच्छेद 21 का कथन है। अब जरा हम समझते हैं ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अर्थ होता है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ। देखिए बाई लॉ, बाई लॉ का मतलब संसद। लॉ कानून कौन बनाता है? संसद बनाता है। यानी अगर संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जिससे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है तो वह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। बात समझ रहे हैं? प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ यानी अगर संसद, संसद का मतलब विधायिका, यानी अगर विधायिका चाहे तो किसी व्यक्ति से उसके प्राण ले सकती है और यह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इसका मतलब अगर एक संसद में एक विधेयक पारित कर दिया जाए और उसमें यह लिख दिया जाए कि फलाने फलाने व्यक्ति से उसके प्राण ले लिए जाएंगे तो वह व्यक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दावा नहीं कर सकता, क्योंकि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई पार्लियामेंट है। इसका मतलब यह जो अनुच्छेद 21 है यह विधायिका से जो कानून बनाए गए हैं उससे संरक्षण नहीं प्रदान करता है, कार्यपालिका से संरक्षण प्रदान करता है। ये स्थिति हमारे संविधान में दी गई थी। अगर हम अमेरिकी संविधान की बात करें तो अमेरिका संविधान में भी इसी तरह का अधिकार है और अमेरिकी संविधान में दूसरा शब्द लिखा गया है। अमेरिकी संविधान में लिखा गया है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बहुत ब्रॉड है। ये मानता है कि जो कानून की प्रक्रिया है उसको भी माननीय उच्चतम न्यायालय देख सकता है। तो आइए हम देखते हैं भारत में क्या स्थिति थी। भारत में जो सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन आया वो आया ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य में, और इस वाद में 1952 में जब डिसीजन दिया गया ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य में तो इसमें कहा गया कि विधानमंडल किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि का निर्माण कर वंचित कर सकती है।
मतलब इसमें माना गया कि पार्लियामेंट को यह पावर है कि वह किसी व्यक्ति के प्राण छीन सकती है। तो मित्रों ऐसे तो विधायिका जिस दिन निरंकुश हो जाएगी किसी के भी प्राण छीन लेगी। तो ये जो 1950 से चला आया ये स्थिति काफ़ी समय तक बनी रही, लेकिन 1978 में मेनका गांधी बनाम भारत संघ के महत्वपूर्ण मामले में भारतीय संविधान में जो शब्द लिखा गया प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ, लेटर ऑफ लॉ की इस अवधारणा को चेंज कर दिया गया। लेटर ऑफ लॉ के स्थान पर क्या हो गया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हो गया, विधि की सम्यक प्रक्रिया हो गया। अमेरिकी संविधान के करीब पहुंच गए मित्रों हम लोग। तो विधि की सम्यक प्रक्रिया का क्या मतलब है? विधि की सम्यक प्रक्रिया का मतलब है कि जो प्रक्रिया होनी चाहिए वह प्रक्रिया उचित होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए, रिजु होनी चाहिए और युक्ति संगत होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कानून कुछ भी कानून बना करके विधायिका यानी किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को, किसी व्यक्ति की राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को विधायिका के हाथों पर नहीं छोड़ा जा सकता। या देखना पड़ेगा कि क्या वह प्रक्रिया उचित है, क्या वह प्रक्रिया रिजु है, क्या वह प्रक्रिया युक्ति संगत है मित्रों। तो इसका मतलब पॉइंट आप नोट कर लीजिए, विधि में प्रक्रिया होनी चाहिए, प्रक्रिया न्यायपूर्ण होनी चाहिए। तो ये जो है अनुच्छेद 21 है और इसका इतनी व्यापक व्याख्या की गई मित्रों। इसके बाद आपको मैं बता दूं विदेश जाने का अधिकार जो है आर्टिकल 21 में शामिल किया गया। मेनका गांधी के वाद में एकांतता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी शामिल किया गया। राजगोपाल बनाम तमिलनाडु वाद में जीविकोपार्जन का अधिकार, ओल्गा टेलिस बनाम बीएमसी ने हटा दिया था। झुग्गी झोपड़ी ये जो फेरी लगाते थे इनको, तो इनको जीविकापार्जन का अधिकार दिया गया। निःशुल्क विधिक सहायता, हास कार्ड बनाम महाराष्ट्र राज्य में चिकित्सा सहायता, अगर कोई व्यक्ति चोटिल हो रहा तो उसको तुरंत चिकित्सा सहायता दी जाए, परमान कटारावाद में कहा गया। आश्रय का अधिकार, राइट टू शेल्टर, लोगों को हटा दिया जा रहा था फुटपाथ से। चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में राइट टू शेल्टर दिया गया। इसी प्रकार पीयूसीएल बनाम भारत संघ में निःशुल्क खाद्य सामग्री, अगर व्यक्ति की स्थिति अच्छी नहीं है तो उसे निःशुल्क खाद्य सामग्री दी जाए, जो आगे चलकर राइट टू फूड बना मित्रों। पीयूसीएल बनाम भारत संघवाद में दिया गया। प्रदूषण मुक्त जल और वायु के उपयोग का अधिकार और सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य में दिया गया। इसी प्रकार मित्रों स्वच्छ वायु और पर्यावरण का अधिकार, एमसी मेहता साहब वाले केस में आपने पढ़ा ही होगा, आगरा शहर को लेकर के उन्होंने स्पीडी ट्रायल, ये स्पीडी ट्रायल भी मित्रों अनुच्छेद 21 में आता है और ये क्वेश्चन पूछा गया यूपीपीसीएस में। तो स्पीडी ट्रायल जो है हुस्न-ए-आरा बनाम बिहार राज्य में। तो इस प्रकार जो है जो ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है मित्रों, ये बहुत व्यापक है। इसमें बहुत प्रकार के अधिकारों को समय समय पर शामिल किया गया है। संविधान द्वारा इसकी व्याख्या करके इसे और धीरे धीरे व्यापक रूप दिया जा रहा है और इसीलिए मैंने कहा कि यह जो अनुच्छेद 21 है ये संविधान का मैग्ना कार्टा है मित्रों। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, थोड़ा हम लोग इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि क्या जीने के अधिकार में मरने का अधिकार भी शामिल है मित्रों। जब लिखा है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो क्या राइट टू लाइफ में राइट टू डेथ भी शामिल है? वैसे इसके पहले मैं एक वीडियो में इस पर चर्चा कर चुका हूँ, लेकिन आज हम लोग इसको देख लेते हैं थोड़ा सा संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में क्या है। सबसे पहले यह जो मामला था जीने के अधिकार में मरने का अधिकार का, यह मामला गया महाराष्ट्र राज्य बनाम श्रीमती दुबल के मामले में मुंबई उच्च न्यायालय के समक्ष आया और यहाँ माननीय न्यायालय द्वारा माना गया कि अनुच्छेद 21 के तहत जीने का जो अधिकार है उसमें मरने का अधिकार भी शामिल है। कौन? राज्य बनाम श्रीमती दुबल के मामले में मुंबई उच्च न्यायालय के समक्ष आया और यहाँ माना गया कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार भी शामिल। उन्होंने कहा हाँ, जैसे आदमी राइट टू लाइफ है तो राइट टू डेथ भी है। लेकिन पीरथी बनाम भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इसकी पुष्टि कर दी और उन्होंने कहा कि हाँ, अनुच्छेद 21 के तहत जीने के अधिकार में मरने का अधिकार भी शामिल है। यानी 94 तक ये स्थिति थी कि मरने का अधिकार था। अब आप देखिए, एक तरफ मरने के अधिकार की बात कर रहे हैं, एक तरफ जो आत्महत्या है उसको अपराध घोषित किया जा रहा है, तो फिर बड़ा कंट्राडिक्शन हो रहा है। इसलिए जो है माननीय उच्चतम न्यायालय ने आगे इसको बदला। ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्यवाद 1996 में यह डिसीजन दिया गया और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने पूर्व के निर्णयों को पलटते हुए यह कहा गया कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि क्या अनुच्छेद 21 के तहत जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है? नहीं मित्रों, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। किस वाद में कहा गया? तो ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्यवाद 1996। इसको आप याद कर लीजिएगा, कई बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है मित्रों। नोट कर लीजिए जरा, कुछ नोट मैंने पॉइंट बनाए हैं। विशाखा जो वाद है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। विशाखा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह दिया गया आदेश कि महिला कर्मियों का अगर यौन उत्पीड़न हो रहा है
तो यह जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकारों के अतिक्रमण की कोटि में आता है। और इसके बाद से ही ऑफिसेज में ये रूल्स बनाया गया है कि महिला हेल्प डेस्क बनाई जा रही है, महिला कर्मियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि उनके खिलाफ जो है अगर किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार होता है तो एक्शन लिया जा सके। इसी प्रकार मित्रों ध्यान रखिएगा, विजय शर्मा बनाम भारत संघवाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया कि गर्भावस्था के दौरान जो लिंग परीक्षण हो किया जाता है वो महिला के जीवन का अधिकार का उल्लंघन है। देखिए, महिला के जीवन के अधिकार से उसको जोड़ा गया है कि वह अगर चाहे तो लिंग परीक्षण के लिए डिनाई कर सकती है। और इसीलिए आप देखेंगे बाद में लिंग परीक्षण को PNDT एक्ट के माध्यम से लिंग परीक्षण को अपराध भी बनाया गया है। शिक्षा के अधिकार पर थोड़ी सी हम लोग बात कर देते हैं मित्रों। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का में शिक्षा का अधिकार को शामिल किया गया है और उसमें लिखा क्या है, मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूं। उसमें लिखा है, राज्य ऐसी रीति से जैसा कि विधि बनाकर निर्धारित करे 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा। अनुच्छेद 21 का जो शिक्षा का अधिकार था ये प्रारंभ से संविधान में नहीं था। 86वां संविधान संशोधन 2002 आया, उसके माध्यम से अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22 के बीच में अनुच्छेद 21 का लिख दिया गया, राइट टू एजुकेशन। क्यों आया राइट टू एजुकेशन, इसको देखते हैं। मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य का एक केस था जिसमें 1992 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कहा गया कि शिक्षा का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मूल अधिकार है। अभी मैंने आपको अनुच्छेद 21 की व्याख्या करके बताया था। अनुच्छेद 21 बहुत व्यापक है और उसी व्यापकता को देखते हुए अनुच्छेद 21 का में शिक्षा के अधिकार को बाद में शामिल किया गया। तो ये मैंने आपको बता दिया है। अनुच्छेद 21 का के तहत 6 वर्ष की आयु से लेकर के 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार लागू किया गया है। इसी को बाद में ब्राड देते हुए राइट टू एजुकेशन एक्ट के माध्यम से, जो 2009 में एक्ट लाया गया था, 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा मित्रों। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 मित्रों क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। मतलब अगर कोई गिरफ्तारी है तो वहां पर आपको क्या संरक्षण है, गिरफ्तार आदमी को क्या संरक्षण है, यह है अनुच्छेद 22 में। अनुच्छेद 22 में जो गिरफ्तारी है वो 2 प्रकार की गिरफ्तारी है। एक सामान्य गिरफ्तारी है जिसके बारे में 22(1) और 22(2) में दिया गया है। बाकी निवारक निरोध के तहत की गई गिरफ्तारी है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत की गई गिरफ्तारी है, जिसे 22(3) से लेकर के 22(7) तक में दिया गया है। तो आइए देखते हैं क्या है। संविधान के अनुच्छेद 22(1) और 22(2) के बारे में अगर हम बात करें तो जो साधारण कानून के तहत कोई व्यक्ति अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसे जो राइट मिलते हैं वो अनुच्छेद 22(1) और 22(2) के तहत प्राप्त हैं। कौन कौन से हैं प्राप्त, इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहला, कोई भी व्यक्ति अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसको गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार है। गिरफ्तारी के कारण यानी आपके पास कोई आया, चलिए आपको गिरफ्तार किया था, तो सबसे पहले पूछेंगे भाई किस कारण से आप गिरफ्तार कर रहे हो, हाँ कुछ है आपके पास कारण। दूसरा क्या है, कोई भी व्यक्ति अगर गिरफ्तार किया गया है तो उसे कुछ राइट्स है, जैसे अपनी रुचि के विधि व्यवसाय से, विरुद्ध शब्द गलत लिख गया है, अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से मतलब वकील से परामर्श करने का और अपना प्रतिरक्षा कराने का अधिकार है। तीसरा है, मजिस्ट्रेट के सम्मुख 24 घंटे के भीतर उसे लाना होगा और यात्रा के समय को मिला करके, मतलब यात्रा में जो समय है उसे हटाना पड़ता है। यात्रा जो है, यात्रा के लिए आवश्यक समय जो है उसे छोड़ करके, मिला करके नहीं, यात्रा के समय को छोड़ करके उसे 24 घंटे में लाना पड़ेगा, ये कहने का अर्थ है। अगर दूर दराज है, मान लीजिए पहले बहुत दूर दराज होते थे, यातायात के साधन नहीं होते तो अलग बात है। 24 घंटे की अवधि में उसे मजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश किया जाएगा। ये नहीं होगा कि 36 घंटे हो गए, 40 घंटे हो गए, थाने में बिठाए रखे हैं। यद्यपि हो जाता है व्यवहारिक रूप से आज भी, लेकिन संविधान के हिसाब से नहीं होता है, इसको ध्यान रखिएगा। संविधान में इसको लिखा गया है कि 24 घंटे के भीतर आपको जो है मजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश करना है। ये बात अलग है कि कई बार देखा जाता है कि थाने में बिठा लिया जाता है, तो उस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। अगला जो है, मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना 24 घंटे से अधिक समय तक रक्षा में निरुद्ध न किए जाने का अधिकार। मतलब 24 घंटे से अधिक समय तक बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के आप नहीं रख सकते हैं किसी को। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि ये जो है 22(1) और 22(2) में अगर कोई साधारण तरीके से गिरफ्तार किया जाता है तो उसे ये अधिकार है कि उसे सबसे पहले कारण वो जानेगा, फिर उसे वकील करने का अधिकार, वो डिफेंड कर सकता है। मजिस्ट्रेट के सम्मुख जो 24 घंटे के भीतर उसे लाया जाएगा और 24 घंटे के बाद उसे नहीं रख सकते हैं बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के। अगर मजिस्ट्रेट साहब कहते हैं कि हाँ इनको जेल भेज दो तो भेज दिया जाएगा, अन्यथा फिर उनको छोड़ दिया जाएगा। तो अनुच्छेद 22(3) से 22(7) में मैंने कहा ये थोड़ा अलग है। 22(3) में कहा गया है कि जो 22(1) और 2 की बात हो किसको नहीं, किसके ऊपर लागू नहीं होती है। एक तो अगर कोई व्यक्ति शत्रु है,
अन्य देशी शत्रु का मतलब क्या होता है कि घोषित शत्रु है, घोषित शत्रु है अगर कोई, तो उसको यह पावर नहीं है, मतलब यह जो अधिकार है उसे नहीं मिला हुआ है। कहने का मतलब है जैसे कि हमारे देश में किसी व्यक्ति को, किसी देश के वासियों को शत्रु घोषित किया गया है, ऐसे किसी अंदेशा में उसको शत्रु होने के अंदेशे में गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे राइट नहीं है। दूसरा, निवारक निरोध की विधियां हैं, अभी हम आगे चर्चा करेंगे कौन सी विधियां हैं। इनके अधीन अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे अनुच्छेद 22 और अनुच्छेद 22(1) और 22(2) के अधीन जो हमने अधिकारों की बात की है वो उन्हें नहीं मिलता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को क्या अधिकार दिया गया। निवारक निरोध है क्या, पहले मैं आपको समझा दूं। निवारक निरोध का मतलब है कि किसी व्यक्ति को मात्र इस कारण से गिरफ्तार कर लिया जाए कि वह अपराध कर सकता है। बात समझिए, एक व्यक्ति है जिसने अपराध किया है, एक व्यक्ति है जो अपराध कर सकता है। निवारक निरोध की जो विधियां हैं यह बड़ी कठोर विधियां हैं। अन्य देशों में साधारण काल में निवारक निरोध लागू नहीं होता है, ज़्यादातर देशों में यह समाप्त कर दिया गया है। भारत के लिए सुरक्षा को देखते हुए इस प्रकार के कानूनों को बनाया गया है। बहुत सारे कानून समाप्त भी कर दिए गए हैं जो पूर्व में बने थे, लेकिन फिर भी आज भी हमारे पास कुछ ऐसे कानून हैं जो निवारक निरोध के तहत हैं, और इनके तहत किसी भी व्यक्ति को बिना अपराध किए भी गिरफ्तार किया जा सकता है। सिर्फ अगर ये आइडिया हो कि वो अपराध कर सकता है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। तो एक व्यक्ति है जिसमें यह शक है कि वह कोई अपराध को अंजाम दे सकता है, तो उसको निवारक निरोध के तहत जो विधियां हैं उनके तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। अब निवारक निरोध के अंतर्गत जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसे क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। उसे पहला अधिकार दिया गया है कि 3 व्यक्ति तक तो उसको 3 महीने तक तो उसको ऐसे रखा जा सकता है, गिरफ्तार करके 3 महीने तक छोड़ दिया गया, बेचारा, ना उसको परामर्श करने का अधिकार होगा ना उसे बताया जाएगा कुछ, चलो ठीक है। अब क्या है, 3 महीने तक तो उसको रख दिया गया, ठीक है ना। उसके बाद यथाशीघ्र गिरफ्तारी का कारण बता दिया जाएगा और रिप्रेजेंटेशन देने का अवसर दिया जाएगा, लेकिन ये नहीं है कि उसे 24 घंटे के भीतर भीतर मजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश किया जाएगा, नहीं, 3 महीने तक तो उसको रखा जाएगा, कारण बता दिया जाएगा, रिप्रेजेंटेशन देने का अवसर दे दिया जाएगा उच्च अधिकारियों के पास, ठीक है ना। न्यायपालिका तक नहीं पहुंचा अभी वो। अब क्या होगा, क्या ऐसी भी परिस्थिति है कि 3 महीने से ज़्यादा, मान लीजिए कोई कुख्यात अपराधी है, कुछ ऐसा है जिस पे अंदेशा है कोई, लेकिन सबूत नहीं मिल रहा, कोई अपराध उसने नहीं किया आज तक, लेकिन अंदेशा है कि कर सकता है और ज़रूरत है 3 महीने से ज़्यादा समय तक रखने की, तो 3 महीने से ऊपर भी उसको रखा जा सकता है, लेकिन उसके लिए एक सलाहकार बोर्ड बनेगा। और उस सलाहकार बोर्ड में कौन होगा, उस सलाहकार बोर्ड में माननीय उच्च न्यायालय के या तो वर्तमान न्यायाधीश हों, या तो ऐसे व्यक्ति जो न्यायाधीश रहे हों, या ऐसे व्यक्ति जो न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए पात्र हों, ऐसे लोगों से मिलकर एक सलाहकार बोर्ड बनाया जाएगा और वह सलाहकार बोर्ड यह लिख करके देगा कि हाँ, इस व्यक्ति को 3 महीने से ऊपर अब रखना चाहिए, तब उसको रखा जाएगा। तो एक तो सलाहकार बोर्ड ऐसा लिखे। दूसरा, संसद को भी यह पावर दी गई है कि संसद जो है कानून के माध्यम से या कानून बना सकती है कि हाँ, इस व्यक्ति को जो है इस व्यक्ति के लिए स्पेशल एक कानून बना दी कि 3 महीने की अवधि जो है ये बढ़ा करके 6 महीने कर दी जाएगी। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं कि संविधान में 3 महीना दिया है, लेकिन अगर संसद चाहे तो ऐसे भी कानून बना सकती है जिसमें 180 दिन या पूरे साल भर तक जेल में जो है बिना किसी अपराध के उसको रखा जा सकता है, बिना ट्रायल चलाए। तो ये है निवारक निरोध। क्या इस प्रकार के कानून भारत में बनाए गए हैं? बिल्कुल बनाए गए हैं मित्रों। अभी मैं कुछ कानूनों के बारे में बताऊंगा जो बनाए गए हैं और उनमें से कुछ कानून आज भी लागू हैं। तो भारतीय संविधान में ध्यान रखिएगा, जो ये जो निवारक निरोध है समवर्ती सूची में है, ये संघ सूची में नहीं है। अब समवर्ती सूची में होने का क्या मतलब मैं आपको बता दूं। समवर्ती सूची के जो विषय होते हैं उसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, इसलिए भारत में केंद्रों ने और राज्य सरकारों ने दोनों ने अपने अपने कानून बनाए हैं निवारक निरोध को देखते हुए, और कई प्रकार के कानून अलग अलग स्टेट में लागू हैं और कई प्रकार के कानून ऐसे हैं जो पूरे भारतवर्ष में लागू किए गए हैं। तो प्रमुख कानून जो है जिनकी बात करते हैं, सबसे पहला है निवारक निरोध अधिनियम 1950, पीडी एक्ट 1950, यह जो है 1969 में समाप्त कर दिया गया। दूसरा है मीसा 1971 में लाया गया और 1979 में लाया गया, और
जिस समय आपातकाल लागू किया गया, आपातकाल के दौरान सबसे खतरनाक कानून था। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि श्री लालू यादव जी जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनको जो है मीसा के तहत ही गिरफ्तार किया गया था। और जेल के में जब वो मीसा में थे उसी दौरान उनकी बेटी का जन्म हुआ, तो पूछा गया कि भाई बेटी हुई है, क्या नाम रख दें, तो उन्होंने कहा मीसा रख दो। तो आपको पता होगा मीसा भारती उनकी पुत्री हैं, मीसा के तहत उनको गिरफ्तार किया गया था। तो मीसा के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। इस विवादित कानून को 1971 में इंदिरा गांधी सरकार ने पास करवाया था। इसके बाद सरकार के पास असीमित अधिकार आ गए थे। पुलिस या सरकारी एजेंसियां कितने भी समय के लिए किसी को प्रिवेंटिव गिरफ्तारी कर सकती थी, किसी की भी तलाशी बिना वारंट ली जा सकती थी, फोन टैपिंग कर सकते थे। तो ये बड़ी खराब स्थिति थी, इसलिए इसको बाद में 1979 में हटा दिया गया। ठीक है ना। कोफे पोसा क्या है? कोफे पोसा का फुल फॉर्म मैंने नीचे लिख रखा है, इसको आप याद कर लीजिएगा। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज, मतलब विदेशी मुद्रा संरक्षण। हवाला शब्द आपने सुना होगा, हवाला के माध्यम से मुद्रा का लेन देन होता है। इसी प्रकार से तस्करी लोग करते हैं, यहाँ की कीमती चीज़ों को दूसरे देशों में चोरी से भेजते हैं। इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, इसको कोफे पोसा के तहत जो है अपराध बनाया गया है, और ये निवारक निरोध के तहत आती है। इसको जो है 1974 में विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए बनाया गया था, और ये कानून आज भी बना हुआ है, कोफे पोसा। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम रासुका, रासुका बहुत फेमस कानून है, आप लोगों ने सुना होगा। रासुका लगा दिया गया, फलाने के ऊपर रासुका लगा दिया गया। 1980 में लाया गया। 1979 में मीसा समाप्त हुआ। मीसा के बाद रासुका लाया गया। रासुका थोड़ा सा बैलेंस है, आपने सुना होगा कि फलाने के ऊपर रासुका लगा दिया गया। चुनाव के दौरान तमाम लोगों के खिलाफ रासुका लगाया जाता है, ताकि जिन पर शक होता है कि चुनाव में गड़बड़ी फैला सकते हैं, उनको चुनाव भर के लिए जेल में डाल दिया जाता है। तो इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान इसे बनाया गया था, लेकिन बाद में जो है ये इसको जो है कंटिन्यू कर दिया गया। केंद्र सरकार का ये सबसे मुख्य कानून है, देश की सुरक्षा के लिए सबसे मुख्य कानून है, और केंद्र और राज्य सरकार दोनों को ये पावर देता है कि संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में ले सकते हैं ये। ठीक है ना। तो इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि वर्तमान में भी चल रहा है। टाडा एक बहुत ही खतरनाक कानून था, 1985 में लाया गया, 1995 में समाप्त कर दिया गया। आपने नाम सुना होगा। इसके तहत जो फेमस सेलिब्रिटी थे जिनको गिरफ्तार किया गया था, संजय दत्त, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, संजय दत्त जी को जो है टाडा के तहत गिरफ्तार किया गया था। टाडा का फुल फॉर्म टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है, और यह बेसिकली लाया गया था पंजाब में जो बढ़ता आतंकवाद था उसके तहत सुरक्षा बलों को विशेषाधिकार देने के लिए लाया गया था। संजय दत्त जी को क्यों गिरफ्तार किया गया था? क्योंकि आर्म्स पाए गए थे उनके घर में, और फिर वो बता नहीं पाए थे कि आर्म्स कैसे हैं, उनके पास कोई लाइसेंस नहीं था। तो बिना लाइसेंस का हथियार लेके मत घूमिएगा, नहीं तो टाडा वाडा लग जाएगा, फिर मत कहिएगा। तो ये समाप्त कर दिया गया। पोटा मित्रों बहुत खतरनाक कानून था, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 में लाया गया। 2004 में इसको समाप्त कर दिया गया। इसको समाप्त करके एक नया कानून लाया गया था, यूएपीए। संसद पर हमले के बाद में इसको लाया गया था। ये बहुत खतरनाक कानून था। टाडा की तरह इसके जरिए भी सरकारी सुरक्षा एजेंसियों को असीमित अधिकार मिल गए थे। 2004 में इस कानून को रद्द कर दिया गया था। इसमें जो लोग मेन गिरफ्तार हुए थे उनके नाम मैंने लिखे हैं, थोड़ा पढ़ लीजिएगा, नाम लेने के लिए यहाँ पे सही समय नहीं है। तो यूएपीए जो है ये 2004 में आया, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 2004। ये कानून जो है बेसिकली 1967 में लाया गया था, लेकिन फिर बाद में इसको 2004 में कई बदलावों के बाद लागू किया गया। इस कानून के जरिए भी मानवाधिकारों के हनन का आरोप लगाया जाता है, और आज भी ये लागू है, काफ़ी पावरफुल कानून है। AFSPA बहुत विवादित कानून है, बहुत ज़्यादा विवादों में रहता है। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है। हिंसाग्रस्त और आतंकग्रस्त क्षेत्रों में इस कानून को लागू किया गया है। कश्मीर और पूर्वोत्तर के भागों में यह कानून लागू है। कई बार आपने इरोम शर्मिला जी का नाम सुना होगा। मणिपुर में इरोम शर्मिला जी ने इस कानून को समाप्त कराने के लिए आंदोलन किया था। उनका आंदोलन भी समाप्त हो गया। 16 साल तक वो भूख हड़ताल पर बैठी रहीं, लेकिन यह कानून नहीं हटा। तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा घातक शक्ति है। फोर्स को गिरफ्तारी कर ली जाती है, तलाशी कर ली जाती है। बहुत सारे आरोप लगते हैं फोर्सेस के ऊपर कि पूर्वोत्तर भारत में फोर्स इसके माध्यम से आतंक स्थापित करती है, वहाँ के नागरिकों के साथ अन्याय करती है। रियलिटी क्या है मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन भारत का कानून है, इसलिए हमें इसका सम्मान करना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि इस तरह के कानूनों को शांति काल में ना लागू किया जाए, और कोशिश किया जाए कि धीरे धीरे ऐसी व्यवस्था बने कि इस तरह के कानूनों को हटाया जाए। तो जो संतोष हेगड़े कमेटी थी, आप ध्यान रखिएगा, इससे संबंधित मामलों की जांच के लिए बनाई गई थी, और उसने भी सिफारिश की थी कि इसको हटाया जाए। तो मित्रों, ये जो आज का हमारा वीडियो था, ये स्वतंत्रता के अधिकार पर केंद्रित था। जो भी चीज़ें थी लगभग मैंने आपको सारी चीज़ें बताने की कोशिश की है। कुछ चीज़ें हो सकता है कि मैं अपने वीडियो में शामिल ना कर सका हूँ,
तो आप इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं लगातार, और पिछले जो वीडियोस हैं उनसे आपको संविधान के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। आगे के कुछ वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि संविधान को हम समाप्त करें, अधिकार फंडामेंटल राइट्स को समाप्त करके हम आगे के टॉपिक में बढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि टॉपिक काफ़ी लेंदी हैं और मैं चाहता हूं कि जब हम किसी चीज़ पर डिस्कस करें तो उससे जुड़ी सारी चीज़ें आपको पता हों, ताकि एग्ज़ाम में गलती होने की संभावना कम रहे। तो थैंक यू वेरी मच।